बुलेटिन की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। दरअसल खादी के पैरों में खाकी की एक तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर है कटनी की, जहां पर पुलिस वर्दी में थानेदार ने वन मंत्री विजय शाह के पैर छुए। बरेही थाने के टीआई शंकर सिंह के वन मंत्री के पैर छूने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन मंत्री बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे कटनी जिले की सीमा से लगे गांव में बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दौरान बरेही थाने के टीआई शंकर सिंह ने पैर छू लिए। इस दौरे के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक भी वन मंत्री विजय शाह के साथ मौजूद थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक ही बाइक पर इलाके का दौरा किया, लेकिन दोनों नेताओं ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। यानी कि नियमों की अनदेखी और चरण वंदना, ये दो तस्वीरें विजय शाह के दौरे के दौरान देखने को मिली। तस्वीर आप देखिए, थानेदार साहब मंत्री जी के बगल में पहुंचे तो रुका नहीं जा सका और चरण वंदना कर दी। पहले सैल्यूट किया और उसके बाद फिर चरण वंदना कर दी। वो बात अलग है कि मंत्री जी ने आशीर्वाद का हाथ पीठ पर नहीं रखा, मुंह से बोल दिया हो तो अलग बात है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, बिना हेलमेट के ही आप देखिए कि बाइक सवारी यहां पर हुई है। संजय पाठक बिना हेलमेट के मंत्री जी को बैठाकर बाइक से निकले मौका मुआयना करने, और मास्क उतरा हुआ था, हेलमेट गायब था, यानी कि नियम था नहीं। और बाइक पर सोशल डिस्टेंसिंग की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें वन मंत्री विजय शाह के दौरे के दौरान थानेदार ने पैर छुए और फिर बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी की। अब सवाल यह है कि नियम जिसको पालन कराने के लिए सरकार प्रशासन लगातार कोशिशें करती हैं, आदेश पारित किए जाते हैं और आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि वो नियम का पालन करे, नहीं करे तो फिर जुर्माना। अब जब माननीय ही नियम का पालन नहीं करें और पुलिस वर्दी में कर्तव्य निष्ठा चरण वंदना के साथ की जाए तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। खबर दिल्ली से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। 29 नवंबर से पहले चुनाव होगी, यानी कि यह साफ हो गया है कि 29 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव संपन्न हो जाएंगे। हालांकि किन तारीखों में होंगे इसके लिए आपको इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम वो तारीख तो आ गई है कि 29 नवंबर से पहले, यानी कि अभी सितंबर को शुरुआती हुआ है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर और 29, ये 27 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब देखिए, सुमावली मुरैना जिले की सीटें हैं, दिमनी, मुरैना, ये ऐसी 27 सीटें, अंबा और महगांव, ये भिंड जिले की सीट, ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व मुन्नालाल गोयल, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, अनूपपुर, 27 सीटें उपचुनाव होने हैं। और उपचुनाव कब तक होंगे यह सामने आ चुका है, 29 नवंबर से पहले पहले। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और भी कई राज्य जहां पर उपचुनाव होने हैं। एक लोकसभा सीट को लेकर भी उपचुनाव होना है, तो ये सारे चुनाव 29 नवंबर से पहले पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सभी दल उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी की 6 सितंबर को भोपाल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके अलावा बैठक में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री सभी शामिल होंगे। बैठक में 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। सीएम शिवराज समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। तो 6 सितंबर को एमपी बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। तमाम दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री खुद और संगठन के भी तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तैयारियों के लिए ये बैठक 6 तारीख को बुलाई गई है पार्टी के द्वारा, जैसी मुझे जानकारी है। और इसमें जो उपचुनाव है 27 विधानसभा के, उस उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और भी हमारे अन्य नेतागण उपस्थित रहेंगे।
उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के संगठन महामंत्री आशुतोष तिवारी के साथ उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है, वो तो कांपने लगती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की चिंता ना करें, कांग्रेस बल्कि जनता के बीच खोए हुए विश्वास को पाने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के जमानत जब्त वाले कांग्रेस के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रही बल्कि ज्योतिषी बन गई है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह के 5 महीने के कार्यकाल की तारीफ भी की। हर चुनाव को गंभीरतापूर्ण लेना ये हम लोगों का दायित्व है और इस अभियान में भी एक एक नेता कार्यकर्ता के समान जमीन पर पूरी तरह से डटकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, मोदी जी का झंडा, अमित शाह जी का झंडा, नड्डा जी का झंडा का परचम जरूर लहराएगा। खंडवा के मंधाता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जयचंद के किरदार को मुख्य मुद्दा बनाएगी तो बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से पूर्व विधायक राज नारायण सिंह पुरनी के बेटे उत्तम पाल सिंह पुरनी और बीजेपी के पूर्व विधायक राणा रघुराज सिंह के बेटे नारायण सिंह तोमर टिकट के दावेदार हैं। कार्यकर्ताओं ने साफ कह दिया है कि उन्हें स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए। ऐसे में उत्तम पाल सिंह और नारायण सिंह तोमर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उत्तम पाल सिंह पुरनी ने कहा है कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो चुनाव की तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इशारों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नारायण सिंह पटेल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार मुख्य मुद्दा जयचंद ही होगा। आशीर्वाद दिया था, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके आज विधायक को जिताया था। और एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि नारायण पटेल जी गए, नारायण पटेल जी खुद अपना पोलिंग नहीं जीत सकते, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो कांग्रेस का, जिसने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जिताया, आज भी कांग्रेस के साथ में खड़ा है और कांग्रेस जिसका तय कर देगी, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर से मानधाता में कांग्रेस का झंडा बुलंद करेगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को विजय श्री। मेरा नाम था 18 में भी फाइनल होके एंड टाइम पे कटा था, तो मजबूत दावेदारी है, मजबूती से काफ़ी लंबे समय से हम काम भी कर रहे हैं। तो अगर पार्टी अगर विश्वास जताती है तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम शिवराज और सिंधिया ने कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जो कि निराधार हैं, और कहा कि बीजेपी नेता जयबान सिंह पवैया ने सिंधिया पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। अरविंद भदौरिया के करीबी फेथ ग्रुप के मालिक के यहां छापा पड़ा जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। साथ ही कहा कि जानवरों को खिलाया जाने वाला चावल गरीबों को खिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री अरविंद भदौरिया पर जमकर हमला किया गया। आरोप लगाया गया कि अरविंद भदौरिया ने नामांकन शपथ पत्र में गलत जानकारी दी, संपत्ति की जानकारी छिपाई है। जिन करोड़ों रुपए की गाड़ियों में श्रीमान अरविंद भदौरिया जी घूमते पाए गए, वो सारी फेथ कंपनी की गाड़ियां, कोई मर्सिडीज, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए अरविंद भदौरिया की संलिप्तता सीधे सीधे फेथ कंपनी के इनकम टैक्स के छापे में पाई गई। हम पे आरोप लगाने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज अपने गिरेबान में झाँक लो। इस सारी चीजों के प्रमाण रखते हुए ये मांग करता हूं कि अरविंद सिंह भदौरिया को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें। इनकम टैक्स की पूरी जांच होनी चाहिए बिना किसी दबाव के। इनके ऊपर स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, प्रोटेम स्पीकर को, और इनके ऊपर तुरंत क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए अरविंद सिंह भदौरिया के ऊपर। और जनता के सामने जो इन्होंने झूठ बोला, जो छलावा किया, जनता से कपट किया, उसके चलते स्पीकर को उनकी सदस्यता से शून्य घोषित करते हुए इनको पुनः चुनाव के मैदान में भेजना चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हेमंत कटारे के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत कटारे के पास या कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो कोर्ट है, चुनाव आयोग है, वो सबूत वहां पर पेश करे। इस तरह की बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। उपचुनाव में इस तरह के
अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। बिल्ली खंबा लौंचे की कहावत चरितार्थ होती है। इस देश में चुनाव आयोग कराता है, न्यायालय है। ये मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं, अगर आपके पास में तथ्य और साक्ष्य हैं तो जाइए चुनाव आयोग, जाइए न्यायालय। लेकिन बाकी यहाँ लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ये किसी में भ्रम खड़ा करने से आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे। प्रदेश में घटिया चावल बांटने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में राइस मिलर्स की लापरवाही सामने आने के बाद भी उनको राहत दी गई है। एक तरफ जहां उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं उन राइस मिलर्स से ही दोबारा चावल लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। दरअसल बालाघाट और मंडला में घटिया चावल देने की केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने 21 अगस्त को राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य विभाग के खाद्य विभाग ने अपने स्तर पर जांच करवाई तो पता चला कि मिलर्स ने 28 जिलों में 73,450 मीट्रिक टन चावल गुणवत्ताहीन भेजा है, जबकि 60,217 मीट्रिक टन चावल अभी जमा ही नहीं हुआ है। ऐसे में राइस मिलर्स पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रमुख सचिव ने 28 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कहा कि गुणवत्ताहीन चावल को मिलर्स को वापस कर दिया जाए और उनसे अच्छा चावल लिया जाए। अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है कि जब मिलर्स घटिया चावल देकर सरकार से अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो फिर उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही और उन्हें घटिया चावल वापस करके अच्छा चावल लेकर किसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने इन राइस मिलों को आवेदन देते हुए इन्हें वापस करके अच्छा चावल सप्लाई करने के आदेश दिए हैं, जो सरासर गलत है। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग करते हैं, जिन्होंने बालाघाट और मंडला के चावल घोटाले का संज्ञान लिया, हम अनुरोध करते हैं कि पूरे प्रदेश के 73,000 मीट्रिक टन खराब चावल की सप्लाई का संज्ञान लें और 200 पे कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, शिवराज सरकार में ये क्या हो रहा है? कहीं चावल घोटाला, कहीं गेहूं में मिलावट, कहीं यूरिया वितरण में फर्जीवाड़ा। चावल वितरण को लेकर कहा कि घोटाले के तार पूरे प्रदेश से जुड़े हो सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में गरीबों को बांटे जाने वाले चावल और अन्य राशन सामग्री की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से पहले ही घोटाले को दबाने में लग गई है। कमलनाथ ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोगों को नौकरियां देने के तमाम दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे काफी जुदा है, जिसकी तस्वीरें आज राजधानी भोपाल में देखने को मिली, जहां नौकरी मांगने पर युवाओं को लाठियां दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में युवा भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में युवा यहां पर इकट्ठा हुए थे और प्रदेश के अन्य जगहों से यहां पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भी बरसाई हैं, जिसके पीछे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया है। वहीं युवाओं के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का सहयोग मिला है। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लाठीचार्ज का जमकर विरोध किया और मामले की जांच की मांग की है। आज ये मध्य प्रदेश के युवा जो है ये ज्ञापन देने आए थे, समय लिया था इसका, उसके बाद उन पर लाठी चार्ज हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी अभी आए थे और लाठी चार्ज करके उनको घायल कर दिया और उनको गिरफ्तार किया है। हमारी मांग है इनको तुरंत रिहा किया जाए और मैं लाठी चार्ज की निंदा करता हूँ। ये समय लिया था और ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ मुख्यमंत्री को, और मैंने सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे, लेकिन लाठी चार्ज किया गया, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसकी जांच की मांग करता हूँ। भिंड में सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में युवाओं और कांग्रेसियों के बीच जमकर लात घूंसे चली। युवाओं का आरोप था कि उनके विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम को कांग्रेस हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जररिया का विरोध किया तो कांग्रेसी उनसे भिड़ गए। इसके बाद कार्यक्रम में जमकर जूतम पैजार भी हुई। यहां तक कि कांग्रेस नेता ममता मिश्रा के साथ अभद्रता भी की गई। हालांकि पूरे विवाद के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही।
और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि माफिया राज किस तरह से चल रहा है और उनके हौसले कानून के आगे कितने बुलंद होते जा रहे हैं। छतरपुर और दमोह की तस्वीर आप देखिए, जहां रेत माफिया ने तहसीलदार और उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी की। तहसीलदार अवैध रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे। तो वहीं दूसरी तस्वीर है दमोह की, जहां कुछ दबंगों ने वन रेंजर पर जानलेवा हमला कर दिया। वन रेंजर ने दबंगों से कुछ पूछताछ करने की कोशिश की थी, उसके बाद वन रेंजर के साथ मारपीट की गई, हमला किया गया। दरअसल दमोह में वन रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ है और वन रेंजर के नामदेव पर देहात थाना इलाके में आम चोपड़ा गांव में गश्त पर निकले थे और उसी दौरान उन्होंने मुरम से भरे हुए ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो स्थानीय दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से रेंजर की पिटाई की। इस हमले में रेंजर को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैलाश यादव ने जान से मारने की धमकी दी, वो हमला कर दिया। कैलाश यादव था, उसका लड़का और कुछ और लोग थे, 4-5 लोग और थे, उनको मैं नहीं पहचानता। तो वन रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ, पूछताछ करने पर लाठी डंडों से मारपीट की गई। देहात थाना इलाके के आम चोपड़ा गांव की ये घटना है। फिलहाल वन रेंजर जिला अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज जारी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर भोपाल से है, जहां ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश हुआ है। 600 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं से करीब 27 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर युवाओं को काम देने का दावा करते थे। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन फीस भी वसूली जाती थी। युवाओं को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर काम भी दिया जाता था, लेकिन जब युवा काम खत्म कर उसे सबमिट करते थे तो उसके अंदर कमी निकालकर युवाओं को पैसे नहीं दिया जाता था। युवाओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि ये आकर्षक वेबसाइट बनाकर पिछले 4 महीनों से युवाओं को ठग रहे थे। पुलिस ने अनिरुद्ध चौकसी और गौरव जोशी नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।